नमस्कार मित्रों, जे न्यू रेनेसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक हम बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने अपना हिंदी का सिलेबस जारी किया है। ये सिलेबस बहुत ही मज़ेदार और रोचक बना दिया गया है। मित्रों, ये सिलेबस नहीं बल्कि आनंद और उत्साह का एक नया जुनून विद्यार्थियों में देखने को मिलेगा। बस इस सिलेबस में जो हम सोच रहे थे कि एनसीईआरटी पर संकट की घड़ी है, तो एनसीईआरटी का 11th और 12th को बिल्कुल साफ कर दिया है। और ये जो उच्च माध्यमिक स्तर की पुस्तक है, इनको हटा करके स्नातक स्तर की बेहद महत्वपूर्ण रचनाओं को शामिल किया गया है। मित्रों देखिए, ये आरपीएससी ने हिंदी का अपना नया सिलेबस जारी किया है। और इस नए सिलेबस को यदि हम गहराई से देखें तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये टॉपिक ऐसे हैं जो पहले भी हमारे सिलेबस में थे और व्याकरण में समझने वाले यही टॉपिक महत्वपूर्ण है। बाकी तो ये पर्यायवाची, विलोम, ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द नया जोड़ा है। और ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, अनेकार्थी, शब्द शुद्धि और वाक शुद्धि तो पहले भी था। तो इसमें जो है पहले वाली व्याकरण ही लगभग इस बार भी है। ग्रामर के जो ये बिंदु आप देख रहे हैं, ये केवल आपकी प्रैक्टिस करने वाले महत्वपूर्ण नोट्सों से आप इनका प्रैक्टिस करें। और जो हमने आपको नोट्स उपलब्ध करवाए हैं, क्लास में जो लिखवाया है, वो इसके लिए पर्याप्त है। व्याकरण में कोई तब्दीली विशेष ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, ये वही कार्यालयी पत्र लेखन जो पहले था, इसमें कोई हेरफेर नहीं की गई है। हाँ, मुहावरे और लोकोक्तियों का एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, जो तो सेकंड ग्रेड का भी एक कॉमन टॉपिक है और बहुत ही रोचक टॉपिक है। मित्रों, अपठित गद्यांश और पद्यांश की भूमिका पहले भी थी, अभी भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम और लेखन, ये टॉपिक पहले का पूर्ववर्त है, कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं है। और कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज और डायरी, जो सृजनात्मक लेखन के 5 महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे, वो अभी भी है। इस प्रकार यहाँ कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। केवल ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द या मुहावरे, लोकोक्ति जैसे कुछ टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं। बाकी यहाँ से कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिल रहा। जो अंतर विशेष देखने को मिल रहा है मित्रों, वो ये है कि उच्च माध्यमिक स्तर का जो पहला खंड 1 है, इसमें ए और ब का विभाजन पहले भी था, लेकिन पहले ब के स्थान पर एनसीईआरटी की 11-12 की पुस्तकें शामिल थी। अब उसमें यहाँ काव्यशास्त्र को शामिल किया है। काव्यशास्त्र के पहलुओं में काफ़ी कमी की गई है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तो पहले के ही सबशक्ति वाले टॉपिक हैं, लेकिन अलंकार में पहले 15 अलंकार थे, जिन्हें कम करके अब 6 और 3 9 अलंकार के रूप में स्थापित किया गया है। यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण। अलंकारों में समासोक्ति, अन्योक्ति आदि कई अलंकार हटा दिए गए हैं। व्यतिरेक अलंकार हटा दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण अलंकारों को अब आपके सिलेबस में रखा गया है, अन्यथा अलग से जोड़ा कुछ नहीं है। इसमें अलंकारों में कमी की गई है। इसी प्रकार छंद में नया कुछ नहीं जुड़ा है, सिर्फ कमी की गई है। अब यहाँ दोहा, चौपाई, रौला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका है। कवित्व, कुंडलियाँ, छप्पे जैसे बड़े बड़े छंद थे, वो हटा दिए गए हैं। काव्य के गुण पहले भी यही थे, ओज, माधुर्य और प्रसाद। और रस का पूरा की पूरा टॉपिक पहले वाला ही है। स्थायी भाव, रस का स्वरूप, रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभिन्न रसों के लक्षण और उदाहरण। मित्रों, ये तय हो चुका है कि इस पहली वाली यूनिट में व्याकरण के 15-16 प्रश्नों के अलावा फिर जो कुछ आने वाला है, वो भरपूर मात्रा में काव्यशास्त्र आने वाला है। पहले व्याकरण के साथ किताबें थी एनसीईआरटी की, अब उस एनसीईआरटी को हटा करके और काव्यशास्त्र का इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी अब काव्यशास्त्र। और मित्रों, इसके बाद यदि हम आगे देखते हैं तो देखिए, खंड 2 स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य के इतिहास को ही वेटेज दिया गया है। मित्रों, पहले आप देखेंगे कि खंड 2 में
स्नातक स्तर में काव्य शास्त्र को साथ में जोड़ा हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास के उस काव्य शास्त्र को व्याकरण के साथ ले जाया गया है और इसमें केवल हिंदी साहित्य के इतिहास को ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। आप देख रहे हो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का पूरा एकदम विश्लेषण फैलाया गया है। रीतिकाल और आधुनिक काल में भी पूरी गद्य की विधाओं का एकदम विकास दिखाया है। संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ट आज तक की रचनाओं का परिचय और संपूर्ण इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास अपने व्यापक रूप में आपकी भर्ती परीक्षा में आने वाला है, जो कि आपकी इस परीक्षा का सबसे निर्णायक मोड होगा। आप देख रहे हैं कि पूरे खंड 2 में केवल और केवल हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है। इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य के आरंभ का, काल विभाजन और नामकरण के तमाम पहलू। और ध्यान दीजिए मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि रचनाओं की प्रामाणिकता वाली प्रवृत्तियाँ और रचनाकार के साथ आदिकाल में प्रवृत्तियों पर विशेष फोकस है। हर चीज़ की आप प्रवृत्तियाँ देख रहे हैं। भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ, उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। सिलेबस में ये जो आप कोष्टक में देख रहे हैं चंद्रवरदाई और नरपति नाल है, यहाँ पर ये कबीर और दादू या जयसी और मंझन, तुलसीदास, जो मित्रों आप नाम देख रहे हैं, इसमें ये गलती समझने की कोशिश ना करें आप कि संत काव्य में हमको केवल कबीर और दादू पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि प्रमुख कवि तो पूरे पढ़ने हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमको कबीर और दादू पर करना है। इस प्रकार इनके सवालों से प्रवृत्ति मूलक सवाल बनते हैं। ऐसे नहीं है कि सूफ़ी में हमको केवल जयसी और मंझन पढ़ना है, पूरी परंपरा सूफियों की हमको पढ़नी है, लेकिन ये विशेष कवि हैं जिन पर ज़्यादा विशेष फोकस करना है, जैसे प्रमुख कवि और रचनाएं राम भक्ति में और विशेषकर तुलसीदास। इस प्रकार आप ये गलती निकालने की कोशिश ना करें कि जो कोष्टक में लिखे हुए हैं हमको वही पढ़ने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हमेशा से लिखा आ रहा है, ये तो कॉलेज के भी सिलेबस में लिखा आया, लेकिन जो लिखा आया पूछा उसमें से ज़्यादा जो नहीं लिखा हुआ है। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी निर्णायक भूमिका में आ चुका है और जो खंड 1 है उसमें व्याकरण के साथ वेटेज बढ़ा दिया गया है। काव्य शास्त्र अब व्याकरण के साथ संलग्न कर दिया है। और देखिए सबसे मज़ेदार पहलू आप यहाँ देख रहे हैं वो है खंड 3 स्नातकोत्तर स्तर। मित्रों, हम सब जानते हैं कि स्नातकोत्तर स्तर से जो सवाल पूछे जाते हैं उसकी गंभीरता और गहराई किसी से छिपी हुई नहीं है। और स्नातकोत्तर स्तर में पहले भी ये पूरे टॉपिक लगे हुए थे, काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण और लॉन्जिनस का उदात्त तत्व। यहाँ तक कहीं कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन मार्क्सवाद को हटाया गया है और उसकी जगह मनोविश्लेषणवाद को जोड़ा गया है। ये एक बदलाव यहाँ हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि एनसीईआरटी में जो शानदार रचनाएं आप अध्ययन कर रहे थे उससे भी अधिक शानदार रचनाएं अब आपके लगा दी गई हैं, और वो भी स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन लगाया गया है। मित्रों, गुरुदेव को अंग और ये पद के प्रारंभिक 5, हालांकि सेकंड ग्रेड में शुरू के 5 अंग लगे हुए हैं, यहाँ केवल 1 अंग लगाया है गुरुदेव को अंग, जिसमें लगभग 45 से 50 दोहे हैं। और प्रारंभिक 5 पद, क्योंकि सेकंड ग्रेड में तो ज़्यादा है कबीर, लेकिन यहाँ उससे आधा मान लो, लेकिन कबीर दास को लगा देना ये साबित करता है कि इस बार इनसे बड़े विशेष क्वेश्चन आने वाले हैं। गद्य पद्य की रचनाओं में देखो, रामचरितमानस का बालकांड अपने आप में बड़ा विस्तृत है, सेकंड ग्रेड में वो पहले से ही लगा हुआ है। और इसी प्रकार बिहारी रत्नाकर के प्रारंभिक 25 दोहे और साकेत मैथिली शरण गुप्त का नवम सर्ग, मित्रों बहुत शानदार रचना लगाई है नवम सर्ग। इसके अलावा गद्य में शुक्ल जी का कविता क्या है और द्विवेदी जी का सरिस के फूल, ये रचनाएं लगाई हैं। बेहद महत्वपूर्ण निबंध हैं। चर्चित कहानियों में हिंदी की अमर कहानियाँ, कफन, पुरस्कार और यही सच है जैसी महान कहानियाँ इसमें जोड़ दी गई हैं। मित्रों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को ये एक नया टॉपिक जोड़ा है। यहाँ से कम आप 5 से 7 क्वेश्चन मानकर चलेंगे राजभाषा और देवनागरी लिपि के साथ। तो मित्रों, ये जो सिलेबस बनाया गया है
इसमें कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर हुई हैं, कुछ रचनाएं जुड़ी हैं, लेकिन ये पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक विषय बना दिया गया है इसको। और इस पूरे की पूरे पेपर में आप देख रहे हो कि इसमें किताबें, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। व्याकरण के भी इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और वो व्याकरण भी आप देखेंगे कि ये पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब केवल रीडिंग करने वाले विषय हैं। ग्रामर के टॉपिक इसमें आप 4 ही ले दे करके माने, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। मित्रों, आप विशेष ध्यान रखेंगे, इस सिलेबस में से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी संख्या है 120 क्वेश्चन। इन 120 क्वेश्चन में से आप कम से कम 60 क्वेश्चन अकेले हिंदी साहित्य के इतिहास से मानकर चलें। प्रत्येक खंड का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और मनोविज्ञान में आप देखेंगे तो मित्रों, मनोविज्ञान में तो ऐसा कुछ जोड़ा नहीं गया है, कुछ बिंदु अभिप्रेरणा जैसे कुछ घटाए ही गए हैं, वहाँ कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। इस प्रकार 150 क्वेश्चन का मैटर आरपीएससी ने अपना सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है अक्टूबर के माह में आयोजित होने वाली है, ये भी आरपीएससी ने अपना निर्णय दे दिया है। मित्रों, डरने घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। असली जो व्यापकता थी सिलेबस में वो एनसीईआरटी को लेकर के थी। एनसीईआरटी को हटा देने से ये जो आपका सिलेबस में चाहे जो भी कुछ नया जुड़ा है, लेकिन ये सिलेबस पहले के सिलेबस से 30% कम हो गया है। इसकी व्यापकता 30% कम हुई है, लेकिन इसकी गहराई बढ़ गई है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, यदि हम प्रतिदिन 10 घंटे का यदि हम अपना एवरेज लेकर चलें अध्ययन करने का, तो 4 महीने को हम 8 महीने की तरह बना देंगे। और मित्रों, निश्चित मानो कि जीरो लेवल से हीरो बनने में आपको 3 महीने की समर्पण साधना कर ली तो आपकी रैंक को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये समय है आपके आत्मविश्वास का, आपके जुनून का, आपके उत्साह का, आपके सपनों की यथार्थ को प्रकट कर देने वाला भावबोध अब आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। मित्रों, सिलेबस है बहुत अनुकूल है आपके लिए, इतना रोचक सिलेबस है, इसमें हिंदी भाषा को जोड़ देना निश्चित रूप से बेहद सराहनीय प्रयास रहा है। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसकी यदि हम फर्स्ट ग्रेड से तुलना करें तो लगभग चीज़ें अब मैच कर रही है, कहीं कोई माइनर ही अंतर है। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला विद्यार्थी बहुत आसानी से फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर सकता है। मित्रों, मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान तो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास सेकंड ग्रेड में बहुत व्यापक कर दिया है, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिंदी साहित्य के इतिहास से टक्कर लेता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि फर्स्ट ग्रेड में व्याकरण की भूमिका बहुत कम है, यहाँ से 15 ही क्वेश्चन आएंगे, जबकि सेकंड ग्रेड में क्वेश्चनों की संख्या व्याकरण से 40 तक होगी। और मित्रों, एनसीईआरटी को हटा करके जो रचनाएं जोड़ी हैं ये पूर्णतः स्वागत के योग्य है। रचनाओं में निबंध, कहानियाँ और जो कविताएं जोड़ी गई हैं ये निश्चित रूप से आरपीएससी ने बहुत शानदार कार्य किया है। मित्रों, आपके सामने पेपर का मंथ भी सामने है, पेपर का सिलेबस भी सामने है। कुछ विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप टेस्ट सीरीज का आयोजन कब करेंगे। अब सिलेबस सामने होने से हम 1 जून से टेस्ट सीरीज की सार्वजनिक घोषणा करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आपका टेस्ट लिया जाएगा कि हम प्रयास करेंगे प्रोफेसरों की टीम बना करके कि आपसे जो हम टेस्टों में सवाल पूछेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उन टेस्टों में से ही शायद कोई क्वेश्चन बाहर ना निकले, ऐसी स्थिति को हम ला देंगे। और पिछली भर्ती परीक्षा कॉलेज में हमने जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया उससे लाभान्वित विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज की प्रामाणिकता क्या है। तो मित्रों, इन पहलुओं को आप विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए जीरो लेवल से तैयारी शुरू कर सकते हो। जो विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इसमें से जो भी चीज़ चेंज हुई है इनकी हम उनको अलग से क्लासेज अगले 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करवा देंगे। और इसमें से जो हटाया है एनसीईआरटी, अब वो आपको 11th 12th की बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आपका वर्क बाहर बहुत कम हो चुका है।
हिंदी साहित्य का इतिहास हमने जो एप्लीकेशन में पढ़ा दिया है मित्रों, वो तो अपने आप में महासागर है। आरपीएससी अपने सिलेबस को कितना भी विस्तार क्यों ना दे दे, लेकिन हमारी अध्ययन पद्धति के आगे आरपीएससी का सिलेबस छोटा ही साबित होता है। इस प्रकार व्याकरण को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्कस किया है। ऑफलाइन क्लासेज भी चल रही है, उसमें भी हम नए एडमिशन दे रहे हैं विद्यार्थियों को। नए पैटर्न के आधार पर ही आपको ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और पढ़ते समय आपको कोई भी दुविधा या बाधा आए तो उसके लिए हमने संस्था के, यहाँ तक कि मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखे हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 4 महीने का समय कम है। मित्रों, यदि 4 महीने का समय कम है तो 4 साल का समय भी कम है। नौकरी लगने वाले, बेहतर रैंक लाने वाले के लिए 3 महीने की एक मानसिक विश्रांति के साथ की गई स्टडी अध्ययन शक्ति, उसकी अब आवश्यकता है। 10 से 12 घंटे का आप टारगेट कर लीजिए। फर्स्ट पेपर पर भी आप बराबर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पेपर में प्रबंधन, हिस्ट्री की बड़ी विशेष भूमिका है। हम कोशिश करेंगे 1 जून से ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को कि हम प्रबंधन और भारतीय इतिहास की कक्षाएं भी आपको उपलब्ध करवाएं, ताकि फर्स्ट पेपर में भी आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाए। तो मित्रों, ये है सिलेबस। सिलेबस में पहले 6 यूनिट थी। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर सूचना तकनीकी पहले भी थी। आप देख रहे हैं मित्रों कि इस यूनिट को बना दिया है 3, जबकि पहले ये यूनिट थी, इनकी संख्या थी 6, लेकिन इसमें अतिरिक्त जोड़ा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें से घटाया ही गया है। तो सिलेबस आपका बहुत विस्तार लिए हुए नहीं है, बहुत ही शानदार आपका सिलेबस है। मित्रों, इस प्रकार आप बहुत गहराई से तैयारी करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। हमसे संपर्क करने के लिए संस्था के नंबर आपके YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं। आप कभी भी किसी भी समय संस्था से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, बहुत गहराई से अध्ययन शुरू कर दो। बदले हुए सिलेबस से बहुत शानदार सवाल आने की पूरी संभावना है। निर्णायक मोड पर आप पहुंच चुके हो, बस अब अपनी साधना को कम नहीं होने देना है। और मुझे पूरा यकीन है इस बात को लेकर कि ये बदला हुआ सिलेबस आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। खुद मेरा ये मानना है कि आरपीएससी ने अपने परंपरागत सिलेबस में सुधार करके जिस प्रकार से ये नवीन सिलेबस जारी किया है, निस्संदेह प्रशंसनीय बात है और उत्साहपूर्वक हम इसको आत्मसात करते हैं। मित्रों, नए सिलेबस के अनुसार अपनी जी जान से तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आपका साथी प्रोफेसर AS चौधरी, नमस्कार।